अगर प्यार मोहब्बत से आएंगे तो चाय क्या नाश्ता भी कराएंगे। He is fantastic. पाकिस्तान के अवाम अब तंग आ गए। हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए जस्ट एक काम करना, दैट्स लाइफस्टाइल। हाइड्रा फेशियल भी है, हाइड्रा फेशियल भी है, ट्रीटमेंट्स भी आप करवा सकते हैं। मैं शुरू से एक ड्रीमर रही हूँ एंड आई हैव गोल्स। बढ़ते सियासी इख्तलाफात या कोई और बात, ऑपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस आज सर जोड़कर बैठेगा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तबादला ख्याल, सियासी फिजा में अदम इस्तेहकाम बेहतर होती मईशत के लिए किसी सूरत अच्छा शगुन नहीं। कराची में कत्ल नौजवान के केस में रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात, मरकजी मुल्जिम अरमगान का फिल्मी स्टाइल में टॉस करके कत्ल के फैसले का एतराफ। हर दिन केस के सामने आते हकाइक मुस्तफा के वालिदैन के इंतहाई तकलीफदा हैं, लेकिन वो फिर भी इंसाफ के लिए डट कर खड़े हैं। रमजान का आगाज खूबसूरत मौसम से होने का इम्कान, लेकिन शदीद गर्मी पर होगा माह मुबारक का अख्ताम। महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी। रमजान और मुबारक के दौरान किन शहरों में मौसम की रहेगी क्या क्या सूरत हाल, जानिए आज के प्रोग्राम में। इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार रहमान अल्लाह मठ की खिदमत की जीती जागती मिसाल। थर में 9 मौलूद बच्चों की जानें बचाने के मिशन पर गामजन, थर के मसीहा की कहानी सुनेंगे इन्हीं की ज़बानी। और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत और पाकिस्तानी अवाम के आज़म की जिंदा मिसाल। ISPR का खसूसी दिन की मुनासबत से खसूसी नगमा, दुश्मना सुन, ही इज फैंटास्टिक। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं बोल न्यूज, आपका फेवरेट प्रोग्राम दुनिया बोल है। मैं हूँ सोनिया सुंदस और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपके दिन का आगाज बहुत अच्छा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि आज के शो में है बहुत कुछ, लेकिन आगाज ही करेंगे आज के उस तारीखी दिन से कि जब अपने से अददी बरदरी में बड़े दुश्मन को दांत खट्टे किए, वो दुश्मन जो हमेशा रात के अंधेरे में बुजदिलों की तरह छुप कर वार करता है, लेकिन हम बहादुरों की तरह उसका मुकाबला दिन की रोशनी में धड़ल्ले से पूरी दुनिया के सामने करते हैं। आज वो दिन है कि जब भारतीय फिजाइया ने एक मुहिम जोई करने की कोशिश की और उस मुहिम जोई में उनका कुछ भी नहीं बचा। जब वो आए और उसके बाद उनको चाय पिलाई गई तो बताया गया कि अगर प्यार मोहब्बत से आएंगे तो चाय क्या नाश्ता भी कराएंगे, लेकिन अगर इस तरह धड़ल्ले से घुसते हुए अंदर आएंगे तो फिर ना ही आपको लाहौर की छावनी में नाश्ता मिलेगा और ना ही आपको मिलेगी चाय, क्योंकि हमारी चाय तो होती है फैंटास्टिक। आज का दिन है ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का दिन। आप सबको याद होगा कि 27 फरवरी वो दिन है कि जब हसन सिद्दीकी ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन पे धाक बिठाई और हमने फिर ऐसी मेहमान नवाजी की कि दुश्मन भी तारीफ करने पर मजबूर हो गया। और उसके ये अल्फाज तारीख में अमर हो गए जो आज भी दुश्मन के लिए बाइसे हिज़्मत हैं। टी इज फैंटास्टिक। इस कामयाब ऑपरेशन को अब 6 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। कल 27 फरवरी को हम इस कामयाब ऑपरेशन की यादें भी ताज़ा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासत की बात करते हैं। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस की अहम बैठक आज होगी। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में तमाम ऑपोजिशन जमातों को शिरकत की दावत दी गई है। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस का कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल के लाए अमल का फैसला किया जाएगा और हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए आइंदा एजेंडा भी तैयार किया जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के सिलसिले में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और GDA की मुश्तरका कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी में GDA से डॉक्टर सत्तर अब्बासी, सरदार रहीम, ज़ैन शाह और हसनैन मिर्जा शामिल होंगे, जबकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान से सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा, नासिर शिराजी, हरीम आदिल शेख, साजिद तरीन और अखुज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई को नामजद किया गया है। इस्लामाबाद में होने वाली आज बैठक के हवाले से मजीद बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब। उनसे हम बात करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर हुकूमत के लिए जो है वो कुछ मुश्किलात खड़ी हुई नज़र आ रही हैं और अब जो गठजोड़ जो है अपोजिशन का ये क्या रंग लाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, अ वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीदें खैरियत से होंगे। एक बार फिर अपोजिशन जमातें मिलकर हुकूमत मुखालिफ कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रही हैं, क्या खबरें हैं इस्लामाबाद से सर, क्या होने जा रहा है? देखिए, सारी चीजें फैसल इफ्स एंड बट्स के आगे घूम रही हैं।
अब ये तो एक तय हो गया है कि जिस तरीके से पीटीआई चाहती है कि वो सारी जमातों को साथ दे के चले और वो लीड करे, मसाइल वहां पे पैदा हो रहे हैं क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब जो इतलात है वो किसी सूरत में भी जो है ना पीटीआई के बैनर के तले चलने के लिए तैयार नजर नहीं आते। तो क़यादत वो मांगते हैं और इसी तरह महमूद असदज़ई वो उनकी डिमांड अपनी है। पीटीआई का मसला ये है कि इनके लोग जो मुलाकात करके आते हैं, मौलाना साहब वादा करके आते हैं, वो मौलाना साहब कहते हैं ठीक है, लेकिन जब बात जाते हैं बानी पीटीआई के पास कि हमने मौलाना से ये चीजें तय की हैं, तो वो नाराज हो जाते हैं कि ये आपने क्यों करने दिया उनको। तो सवाल इस वक्त ये है कि ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। अब इतलात यही है कि मौलाना शायद तैयार तो हो जाएंगे, लेकिन मौलाना फैसल उठते बैठते कहते हैं कि ये फर्ज करें ये तहरीक कामयाब हो जाती है तो हमें क्या मिलेगा। उनका तो कहना है कि ये तो फायदा पीटीआई को होगा, लिहाजा वो एक उस तरफ जाने के लिए तैयार नहीं। और दूसरा अहम पहलू ये है कि हुकूमती लोग ये कह रहे हैं कि जी मौलाना साहब जो है ना स्टैब्लिशमेंट हमसे बाहर नहीं है, हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सकते हैं, वो भी इलेक्शन के बारे में। लेकिन साथ साथ तो ये भी कहते हैं कि मेरे इख्तलाफात तो केपी में पीटीआई के साथ भी हैं, मुझे केपी में तो पीटीआई ने भी और हुकूमत ने मिलकर हरवाया, लिहाजा वो कुछ लेन देन के बगैर बात नहीं बनेगी। इसी तरह बलूचिस्तान में भी अब शेयर मांगते हैं। इत्तलात ये है कि यहाँ पे तो एस्टैब्लिशमेंट उनको किसी न किसी तरीके से खुश रख सकती है को आइंदा के सेटअप के लिए, और फिर कुछ भी नहीं पता, इलेक्शन वैसे तो 4 साल बाद होने हैं। इन लोगों का ख्याल है कि शायद अगर पीटीआई बिहेव करना शुरू कर दे तो फिर वक्त से पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं, जिसके चांसेस नहीं है। तो बुनियादी तौर पर तो सवाल यही है कि जी इकट्ठे हो जाएंगे, जलसे जुलूस करेंगे। और दूसरा एलिमेंट फैसल इसका बड़ा यह है कि जिसपे पीटीआई के लोग खुद परेशान है कि पंजाब बिल्कुल शामिल नहीं होता किसी तहरीक में। अभी देख लें उनके मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर 2 मेन बंदे हैं, वो दोनों गायब रहते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं। पंजाब में कोई पीटीआई को लीड करने वाला नहीं है, नतीजतन पीटीआई के लोग नहीं आते। अभी दूसरी तीसरी मर्तबा हुआ है कि जलसा भी आप देख लें, इन्होंने जहां जहां किया है वो पंजाब से लोग नहीं पहुंचते, और पंजाब के बगैर तहरीक चलाना बड़ा मुश्किल है, पंजाब के लोगों को साथ किए चलाना बड़ा मुश्किल है। लोग तो कह रहे हैं कि पीटीआई की केपी में हुकूमत है, सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करके उनकी गाड़ियां पैसा वो जलसा जुलूस तो कर लेते हैं, पर लेकिन केपी से बाहर उनके लिए आना बड़ा मुश्किल है। शायद एक वजह यह भी है कि वे पीटीआई की क़यादत मजबूर नजर आती है कि बाकी सियासी जमातों खास तौर पे JUI फजल रहमान और जमात इस्लामी को साथ लेके चले, लेकिन ये इतनी आसानी के साथ सारा कुछ होता नजर नहीं आता। एहतशाम साहब, आपकी बातों से मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि जो एहतियात कमेटी बनाई गई है उसमें आपस में खुद ही इस वक्त इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि ये आगे तक चल सकेगी? और अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ मुल्क के हवाले से, तो मुल्क इस वक्त मुआशी तरक्की के तौर पर मुस्तहकम होता जा रहा है। बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ हम सुनने जा रहे हैं, आती रहती हैं पॉजिटिव न्यूज़ भी कि भाई हम मुआशी तौर पर बड़े मुस्तहकम हो रहे हैं, हम बड़े पॉजिटिव उसमें आगे जा रहे हैं। तो ये मुल्क की इत्तेहाद कि जो मुआशी मुस्तहकम है, ये उसके लिए मज़र नहीं साबित होना? देखिए सोनिया, ये पीटीआई के लोग तो ये भी बात आपकी बात सही है, वो इस बात को इकरार करते हैं, मानते हैं कि जी टेक ऑफ पोजीशन से पाकिस्तान आगे चला गया है। अब जिस तरीके से SIFC का रोल है, प्लस फिर देख लें अमेरिका की हुकूमत, चाइना, सऊदी अरब, UAE, ये सारे के सारे इस हुकूमत को बैक करते हैं। भले आप कहते रहे फॉर्म 47 की हुकूमत है, लेकिन इंटरनेशनली रिकग्नाइज एक्सेप्टेबिलिटी पाकिस्तान की इस हुकूमत की है, जिसके पीछे भरपूर तरीके से SIFC खड़ी हुई है। और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि जी जो नेशनल इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, बाहर से आते हैं, वो उनकी जो शिकायत होती थी हमेशा के लिए कि जी 1 विंडो ऑपरेशन नहीं होता, टैरिफ के मामला ठीक नहीं है, कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी नहीं रहती, अब वो इंश्योर की जा रही है। लिहाजा वहां से तो इन्वेस्टर खुश नजर आता है। लिहाजा इन हालात में हुकूमत के मुखालफिन को ये सब पता चल रहा है कि भाई डिफॉल्ट वाली पोजीशन तो बहुत पीछे रह गई, अब तो मामलात अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। एक पहलू ये भी है, और महंगाई जिस तरह आप देख लें वो डबल डिजिट से 4% हो गई है। उसके बाद आप देख लें हमारे इंटरेस्ट रेट 11% तक आ गए हैं। फिर पाकिस्तान की तारीख में एक अरसे के बाद $1.5 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले 7 माह में आई है। इसी तरह से बाकी चीजें जो है ना वो इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर हो रहे हैं। लिहाजा ये कहना कि जी लोग तैयार हो जाएंगे हुकूमत को हटाने के लिए, वो बाजार नजर नहीं आता। एक तो कारकर्दगी, अभी तो खैर लॉन्ग वे टू गो, बहुत कुछ करना है इस हुकूमत ने, लेकिन बहरहाल शुरुआत हो चुकी है। दूसरा सोनिया बात है कि पाकिस्तान के अवाम अब तंग आ गए। वो ये एहतजाजी सियासत, सड़कों पे आना, नुकसान पैदा करना, मार धाड़ करना और नतीजा कुछ भी नहीं निकलना, तो लोग भी तंग आ गए।
उनको भी पता चल रहा है कि पीटीआई के लोग और क़यादत उनको इस्तेमाल करती है लोगों को, और फिर जब वो जेलों में चले जाते हैं तो उनको पूछने वाला कोई भी नहीं होता। तो इस वक्त तो नहीं लगता कि ये कोई पीटीआई के लोग या सारी ग्रैंड अलायंस बनने के बाद भी हुकूमत के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। छोटे मोटे जलसे कर लेंगे, लेकिन वो भी केपी में पंजाब के सारे मिलकर जमा हो रहे हैं, तो क्या लाएअमल होगा इनका, क्या प्लान्स होंगे, इस कॉन्फ्रेंस का क्या नतीजा निकल के आएगा? देखिए, कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये निकलेगा कि सारी सियासी जमातें अपना अपना हिस्सा मांगती हैं। जमात इस्लामी को देख लें, अब वैसे तो जलसे जुलूस कर लेते हैं वो, लेकिन पार्लियामेंट की हद तक आप देख लें नतीजा सिफर है उनका। जेयूआई एक स्ट्रॉन्ग पार्टी जरूर है फजल रहमान की, वो बंदे भी लेके आ सकती है। उन्होंने 2019 में आपने देखा इस्लामाबाद में धरना पीटीआई के हुकूमत में दिया था, अच्छा खासा टफ टाइम दे दिया था, वो लेके आ सकते हैं। लेकिन उनके सियासी मकासद और कुछ और हैं, वो इतनी आसानी के साथ इनके साथ मिलने के लिए तैयार नजर नहीं आते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है तो अल्टीमेट बेनिफिशरी तो पीटीआई होगी। वो इसके लिए तैयार नहीं है, अनलेस के वो कहते हैं कि जी पहले रोड मैप बताएं, फिर ये कि इलेक्शन में आप क्या करेंगे, मेरे साथ जो आपने केपी में धांधली की है उसको आप कैसे अंडू करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पहला मरहला तो है कि आपने जलसे जूस करने तो कर लें। जलसे जूस सारी दुनिया करती है, कब्जे से हो रहे हैं। पीटीआई आप देख लें, देखा जाए तो 2011 से वो सड़कों पे है, फिर आपने देखा कि 126 दिन का धरना उनका, वो आपने भी देख लिया, सारी चीजें आपने देख ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर आखिरी बात, इम्पोर्टेंट बात है कि पाकिस्तान ने सोनिया कोई भी तहरीक जब तक के एस्टेब्लिशमेंट की उसको सपोर्ट ना हो कभी कामयाब नहीं होती। ये हमें भी पता है, मैंने 10 के 10 ये 11वां इलेक्शन है, सारे मैंने कवर किए हैं, मुझे पता है कि असल मसला क्या होता है, कहाँ होता है। तो लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट को बाईपास करके आप समझें कि आप कोई तहरीक चला लेंगे तो वो मुमकिन नजर नहीं आती। हाँ, एक छोटा मोटा दबाव बढ़ाने की जरूरत फैसल बात हो सकती है कि एक न्यू सेंस वैल्यू बना लेना, लेकिन मैं नहीं समझता कि हुकूमत को हटाने में या कोई बड़े अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो सकती है। चलें, बहुत शुक्रिया एहतशाम उल हक साहब, हमारे साथ आप मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और उम्मीद करते हैं कि भाई जो भी हो मुल्क की भला के लिए हो, मुल्क की फलाह के लिए हो। हम सब यही चाहते हैं। जी हाँ, जो भी आपका गठजोड़ हो रहा है, जो भी कमेटियां बन रही हैं, बस पाकिस्तान में पॉजिटिविटी आनी चाहिए। पॉजिटिविटी की बात अगर करें तो मौसम बड़ा शानदार और अच्छा चल रहा है, और कल बारिश भी हो गई है। हमने देखा कि कल इतनी बारिश हुई है कि मैच तो वाइप ऑफ हो ही गया, लेकिन इसके साथ साथ मुल्क में जो बारिशें हैं 2 मार्च तक वो सिलसिला इसका जारी रहेगा, यानी कि माह रमजान का महीना जो है वो इब्तिदा बड़ी अच्छी होगी, इब्तिदा अच्छी गुजरेगी, और उम्मीद भी की जा रही है कि माह रमजान का पूरा महीना भी अच्छा गुजर सकता है। मगर कराची वालों के लिए शायद रमजान जो है वो गर्म तरीन होने वाला है। महकमा मौसमियात के मुताबिक माह रमजान का आखिरी जो इशरा है उसमें हीट वेव आने का इम्कान है। शहर क़ायद में रमजान के आगाज में दर्जे हरारत तकरीबन 34-35 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि आखिरी अयाम में दर्जे हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। चले, हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम नज़ीर, तर्जुमान महकमा मौसमियात, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर, वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग टू यू एज वेल। क्या रहेगा मौसम? चलिए कराची से करते हैं आगाज़, और कराची में तो अबर आलूद है, कल बड़ा ज़बरदस्त था, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रमज़ान के आगाज़ में? व्हाट हैज़ कराची टू ऑफर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कराची वालों के लिए इस रमज़ान में कोई खातिर खा बारिश का इम्कान तो नहीं है, ताहम जो इब्तदाई आयाम है रमज़ान के उसमें मौसम काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। जैसे आपने बताया टेम्परेचर रेंज 34 से 35 तक रह सकती है। रमज़ान का जो आखिरी अशरा है इसमें इस बात के कतरे इम्कानात हैं कि एक हीट वेव लाइक सिचुएशन डेवलप हो सकती है, जिसमें जो कराची के मैक्सिमम टेम्परेचर हैं वो 38 से 40 तक जा सकते हैं। ताहम अगर आप बलाई मुल्क की बात करते हैं तो बलाई मुल्क में इस बात की तवक्को है कि मार्च के दौरान 1 से 2 बारिश बरसाने वाले सिलसिले जो हैं वो मुल्क को मुतासिर कर सकते हैं, जिसकी वजह से मुल्क के बलाई इलाकों में मौसम जो है वो कदरे खुशगवार रहेगा। ताहम रमज़ान के आखिर में वहाँ पर भी गर्मी तक के इम्कानात मौजूद हैं। अंजुम साहब, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि हमारी चैम्पियंस ट्रॉफी भी हो रही है, लाहौर पिंडी में कुछ मैचेस रह गए, तो कैसा मौसम रहेगा? पिंडी में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं? जी देखें, पिंडी में कल भी बहुत अच्छी बारिश हुई। इस्लामाबाद में तकरीबन 10 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई, और इस बात के कभी इम्कानात मौजूद है कि यह सिलसिला वक्फे से मजीद 2 से 3 दिन तक बरकरार रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि कालाम में तकरीबन 11 इंच तक स्नोफॉल हो चुकी है, और इस बात के मजीद इम्कानात हैं कि अगले 3 से 5 रोज के दौरान मजीद स्नोफॉल जो केपीके के शुमाली इलाका जात हैं या गलियात मरी वगैरह हैं, यहाँ पर भी अभी इम्कानात मौजूद रहेंगे।
अच्छा, ये जो स्नोफॉल हो रही है ये एक्सपेक्टेड थी या मतलब ये अचानक से ही हो गई? क्योंकि मौसम जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से थ्रू आउट अप्स एंड डाउन्स मौसम में भी जो है वो देखने को मिले हैं हमें। देखें जी, मोस्टली जो स्नोफॉल पाकिस्तान में या हमारे इलाकों में होती है वो दिसंबर के एंड से या जनवरी में हो जाती है, लेकिन जैसा हमने पहले बता दिया था कि इस बात की तवक्को है कि जो हमारी विंटर रेनफॉल जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी वो बिलो नॉर्मल रहेगी। तो उस हिसाब से तो ये एक्सेसिव बिलो नॉर्मल रही। ताहम अब मार्च में आकर जो है ये अब ट्रांजिशन पीरियड होता है, तो फरवरी के एंड और मार्च से तो इसमें स्नोफॉल हो जाती है मुल्क के शुमाली इलाकों में। ताहम इस वक्त जो मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क को मुतासिर कर रहा है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसकी वजह से जो अफगानिस्तान है वहां पर शदीद किस्म के जो बारिश हुई है, उसके बाद यालाबारी हुई है, बल्कि मेरे पास तो कुछ ऐसे क्लिप्स भी आए हैं कि क्रिकेट की बॉल के जितने जो है वहां पर हेल स्टॉर्म्स हुए हैं। तो ये जाहिर सी बात है, आप इसको कह सकते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज की एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि वेदर जो है वो इतना ज्यादा जो है वो हार्श होता जा रहा है। अगर आपकी सर्दियां हैं तो वो हार्श हो रही हैं, अगर आपकी रेनफॉल है तो वो भी एक्सेसिव हो रही है, विद हेल स्टॉर्म हो रही है। तो ये इस किस्म की सिचुएशन जो है वो हमारे खत्ते में बरकरार है। और ऑफ कोर्स ही बात है कि अगर आप इतनी स्नोफॉल की फरवरी में तो मोस्टली हो जाती है, अगर ये मार्च या अप्रैल तक चलती है तो ये सीधी सी बात है कि ये क्लाइमेट चेंज के इंडिकेटर हैं। और इसमें अंजुम साहब फिर ये बताएं कि कल पिंडी और इस्लामाबाद रीजन में उतनी ही बारिश है जितनी कल हो गई थी, कुछ कम है? कल पूरा दिन बारिश होगी वहाँ पे, कुछ मैच वगैरह हो सकेगा? जी, एक्सपेक्टेड तो इसी बात का है कि शायद हमारा जो है मैच काफी हद तक मुतासिर हो जाएगा, क्योंकि इम्कानात यही हैं कि जो अब तक का पैटर्न है कि वो रात गए बारिश शुरू होती है और सुबह गए तक रहती है। तो आज तो तकरीबन इस्लामाबाद का मतलब काफी हद तक साफ है। ताहम इस बात की तवक्को है कि शाम गए या रात को दोबारा बादल आएंगे तो फिर एक और स्पेल का इम्कान है। तो अब ये डिपेंड करता है कि जो आने वाले बादल हैं कि उनके टाइमिंग क्या होंगे। आया अगर वो जल्दी हो जाते हैं तो दोपहर तक आपका स्काई जो है वो क्लियर होने के इम्कानात होंगे, लेकिन अगर ये देर से इनकी मूवमेंट होती है तो फिर मैच मुतासिर हो सकता है। मतलब सारे बादल जो हैं उन्हीं के ऊपर सारा मैच डिपेंडेंट है इस वक्त। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम साहब। आप हमें अबाउट द वेदर, तो वो लोग जो देख रहे हैं मैच वगैरह जाना चाह रहे थे, इट वाज अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। कल भी जब हमने देखा कि लोग पहुंचे थे मैच देखने के लिए, हो नहीं सका, लेकिन बारिश की वजह से, बादलों की वजह से। चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, इस मिसरे की अमली तस्वीर देखनी है तो चलिए थरपार कर, जहाँ पर सवाद के मिठा से ताल्लुक़ रखने वाले रहमानुल्लाह मिट्टी को दिल दे बैठे हैं। जानते हैं ये कहानी क्या है, चलें आपके साथ हम भी देखते हैं। फूल कुमारी नींद से अभी जागी हैं और दुनिया का जायजा ले रही हैं। मनोज भैल के साहबजादे आहिस्ता आहिस्ता सांस लेकर जिंदगी की रफ्तार से रफ्तार मिला रहे हैं। ओहो, साईं दाद के सपूत तो काफी गुस्से में लग रहे हैं। ये हैं सिंध के थरपारकर सहरा में खिली नन्ही कलियां, और इनकी देखभाल कर रहे हैं पख्तूनख्वा स्वात के रहमानुल्लाह। रहमानुल्लाह खान दे और जमा तालुक द स्वात सर दे। हाँ, इते 10 साल का मिट्टी सिविल अस्पताल मिट्टी की नर्सरी में काम किया। तो मट्टा के रहमानुल्लाह मिट्टी की मासूम कलियों की बूदोबाश का जिम्मा लिए स्वात से मिट्टी 2015 में आए और फिर यहीं के होकर रह गए। रहमानुल्लाह 29 साल की उम्र में उस वक्त मिट्टी आए जब ग़िज़ाई किल्लत से माँ और बच्चे की सेहत को शदीद खतरात लाहक हो गए थे। उस टाइम बहुत ज्यादा मीडिया पे जो एक बना हुआ था ना सर के बैथर में ग़िज़ाई किल्लत से बच्चे मर रहे हैं। ग़िज़ाई किल्लत से वो बच्चे नहीं, न्यू बर्न बच्चे में ग़िज़ाई किल्लत होती नहीं है। वो होगी तो माँ में होगी, बच्चा तो न्यू बर्न बेबी है वो तो सिर्फ फीड पे होता है। एक आम तासुर ये था कि पैदाइश पे वजन की बेइंतहा कमी के बायस कई नौमौलूद जाँ हो गए थे, लेकिन वजह कुछ और थी। क्या असल मेन जो मसला है वो है ट्रेनिंग का, कि आके जो स्टाफ है वो नर्सरी के हिसाब से ट्रेन नहीं है, वेल ट्रेन नहीं है। उसी वजह ने एनजीओ के साथ एक दिन के दौरे पे आए रहमान के 10 साल तरबियत और खिदमत के लिए वक्फ कर दिए। मुझे भेजा गया था 1 महीने के लिए, क्या आप 1 महीने के लिए जाओ,
वहाँ जो स्टाफ है उनके नर्सरी के हवाले से उनकी ट्रेनिंग करो। वो 1 महीना रुकते रुकते फिर साल, फिर 1 साल, और मतलब मुझे आज 10 साल हो गए। फरवरी 2025 में मुझे जो है ना 10 साल हो गए यहाँ पर कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। कहाँ खालिस पश्तो और कहाँ थर की ठेठ डाटकी, जुबान से लेकर मौसम तक कुछ भी तो रहमान का अपना नहीं था। तो ज़बान में तो मुश्किलात थी। यहाँ जो लोग आते हैं उनको, एक तो जो बराड़ी के लोग हैं ना, जो गांव दूर दराज से आते हैं, उनको तो उर्दू भी नहीं आती। जो लेडीज़ हैं उनको ज़्यादातर लेडीज़ को उर्दू वो मतलब उर्दू नहीं समझते। हमारे साथ जो अस्पताल में लड़के होते हैं यहाँ के लोकल है, हमारा तर्जुमान वो होता था। अभी तो खैर मैंने काफ़ी हद तक सिंधी सीख लिए। स्टाफ ट्रेनिंग के बाद बदलते रहे। रहमान जिस गली में रिहाइश पजीर थे वो भी तब्दील हो गई। नहीं बदला तो रहमान का जज्बा न बदला। मेरी फैमिली सर स्वात में, अम्मी अबू और मेरी वाइफ बच्चे सब स्वात में होते हैं। तो साल में मैं 1 या 2 बार जो है ना वो महीने के लिए स्वात जाता हूँ। 15 दिन 20 दिन या 1 महीना में, अक्सर ईद पे जाता हूँ मैं, मतलब बच्चों से मिलने। ये कि बच्चों से और फैमिली से दूर रहना तो मुश्किल काम है, मगर ये कि यहाँ भी हमारी ज़रूरत है, ये भी हमारे बच्चे हैं, इनको भी जो है केयर की ज़रूरत है। तो यही काम मुझे जो है ना यहाँ रहने पर मजबूर करते हैं। ज़ुबान मुख्तलिफ, सकाफत मुख्तलिफ, लेकिन खिदमत के जज्बे से सरशार रहमानुल्लाह ने अपनी जिंदगी के 10 कीमती साल इन नन्ही कलियों की आबियारी में वक्फ कर दिए। ये कहना गलत ना होगा, मट्टा का रहमान मिट्टी को दिल दे बैठा। सैयद फैसल करीम, मिट्टी, थरपारकर। चलिए अब हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मजीद अहम चीजें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। अब बात हो जाए कुछ फिल्मी नगरी से। हॉलीवुड एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म बैक इन एक्शन इन दोनों ट्रेंड कर रही है। फिल्म में 2 महारत रखने वाले जासूस जो हैं वो दिखाए गए हैं। एक दुश्मन एजेंसी के हेडक्वार्टर्स में दाखिल होते हैं और इंतहाई चालाकी से मालूमात चोरी करते हैं और दुश्मनों को चकमा देकर आगे बढ़ जाते हैं। और फिर क्या होता है? देखिए ये फिल्म ऐसी है कि 2 एजेंट्स हैं, कैमरून डियाज द मोस्ट रेविशिंग एंड वंडरफुल, और उनके साथ उनके शौहर होते हैं। वैसे दोनों ने 11 साल बाद ये फिल्म की है। और जो इसका ट्विस्ट होता है वो ये कि जब ये दोनों बच बचा के किसी तरह, यानी कैमरून डियाज साहबा अपनी वालदा के घर जाती हैं तो देखने वालों को पता चलता है कि अच्छा वालदा भी एक साबिका एजेंट थी। तो ये बड़ी जबरदस्त वैसे मैंने अभी रेटिंग्स में चेक कर रही थी तो रॉटन टोमेटोज पे ये 29% आई है और ओवरऑल जो इसकी रेटिंग्स हैं वो 3.6 हैं आउट ऑफ 10। और जो मिक्स्ड रिव्यूज हैं IMDb पे 5.9 आउट ऑफ 10 और IGN पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में इसको 4 में से 10 में से महज 4 दिए गए हैं। ये बेकार है, मैं नहीं मानता इसको। मैं वही सोचूं कि स्टोरी लाइन इतनी स्ट्रांग है, पाकिस्तानियों को क्यों नहीं पसंद? हाँ, ये ऐसी ये बेकार है, किसी ने झूठ झूठ लिखा हुआ है। जिस मूवी में कैमरून डियाज होंगी वो अच्छी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और विद ऑल माय एडमिरेशन फॉर कैमरून डियाज, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही वाज डूइंग द मूवी विद जेमी फॉक्स, तो बहुत ही जबरदस्त ये मूवी रही। और लोगों ने इसमें जो ह्यूमर है और इसके जो एक्शन सीन्स हैं वो काफी ज्यादा सराहे हैं। एक्शन सीन्स तो बहुत आउटस्टैंडिंग है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इस वक्त जो जबरदस्त मनाज़िर हैं, क्या कार्स दिखाई हैं। खास तौर पे जिस वक्त इनका जहाज जो वो गिर रहा होता है पहले ही सीन में, वो बड़ा जबरदस्त होता है जिस तरह से ये बाहर निकलते हैं। वैसे कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ है फ्लाइट में टर्बुलेंस का? हाँ, काफी ज्यादा। उसके बाद फिर आपको कौन कौन याद आया 36,000 फीट की बुलंदी में? नहीं, मुझे मैं जरा डिफरेंट हूँ, मुझे कोई याद नहीं आता। मैं चिल रहती हूँ क्योंकि मेरे साथ फ्लाइट में एक मरतबा इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस हो चुका है तो उसके बाद मेरा सारा खौफ शौफ निकल गया। क्या आपने भी तो कहीं से चाबी नहीं चुरा ली थी? नहीं, चाबी नहीं चुराई थी। मेरी फ्लाइट आ रही थी इस्लामाबाद से कराची आ रही थी। लेकिन समहाउ इतनी टर्बुलेंस थी कि वो हम लैंड ही नहीं कर सके वहाँ से जब उठे। और आप यकीन करें उस वक्त बड़ा अल्लाह याद आया कि वो जब ऐसे जब हुआ ना, ऊपर से सामान गिरा आपके ऊपर, एक खातून की नाक से ब्लीडिंग आना शुरू हो गई। अब ये सोनिया की अपनी फिल्म शुरू हो गई है तो ये फिल्म जो है वो ब्रेक में सुन लेता हूँ मैं कि आगे क्या क्या हुआ। इफ यू वांट टू एंजॉय, गो वॉच बैक इन एक्शन, इट्स अ गुड मूवी। हमारी तरफ से ये रिकमेंडेड है। हम हर बार आपको अच्छी से अच्छी मूवी या अच्छी सीरीज जो है ना वो बताएंगे और आपने देखनी है और फिर हमें भी फीडबैक बताना है ना कि कैसी लगी। चले अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक पर हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं जरा खेल के मैदान से। बॉडी बिल्डिंग के खेल में पाकिस्तान का बड़ा कारनामा। अमेरिका कैलिफोर्निया में पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर मोहम्मद शिराज ने IFBB के जेर एहतमाम मैन फिजिक के मुकाबलों में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। मेगा इवेंट में मुख्तलिफ ममालिक के बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें मोहम्मद शिराज ने सबको पीछे छोड़ दिया था। इससे कबल शिराज खान थाईलैंड में इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुके हैं। तो शिराज हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शिराज, आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद मेडल जीतने के लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ पूरा पाकिस्तान भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा होगा। और IFBB, मुझे देखने वालों को बताइए, IFBB मेंस फिजिक कितना बड़ा मुकाबला होता है? दुनिया भर से कितने सारे एथलीट्स जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? जी सर, ये IFBB बेसिकली आप कह सकते हैं ये एक रोड है जो कि टूवर्ड ओलंपिया जाता है, और ये दिस इज द ओनली फेडरेशन जिसके थ्रू हम लोग ओलंपिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पार्टिसिपेट में दुनिया के सबसे बड़े एथलीट्स, सबसे बड़े बॉडी बिल्डर्स पार्टिसिपेट ही करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरफ से अभी मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ और मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इसमें दुनिया के मुख्तलिफ एथलीट्स आते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से एथलीट्स आते हैं, जिसमें अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी मास्टर कैटेगरी में भी फर्स्ट पोजीशन ली। और इसके अलावा एक ओपन कंपटीशन होता है, ओपन में भी मैंने मुकाबला किया और अल्लाह ने वहाँ पे भी मुझे सरफराज किया पूरे पाकिस्तान की और आपकी दुआओं से। माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा शिराज, ये जो मेन फिजिक की जो कैटेगरी है, ज़रा इन कैटेगरीज को डिफाइन करें कि कितनी कैटेगरीज होती हैं और उसमें किस तरह से पार्टिसिपेशन होती है? जी, इसमें मुख्तलिफ होता है, जिससे बॉडी बिल्डिंग होता है, क्लासिक होता है, मैन फिजिक होता है, और मैन फिजिक के अंदर भी मास्टर होता है, एक ओपन होता है, और इसके अलावा यहाँ पे फिटनेस के कंपटीशंस भी होते हैं। तो मेरी जो कैटेगरी थी दैट वाज मास्टर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 38 का हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। मैंने ना कि सिर्फ मास्टर में गोल्ड विन किया, उसके बाद मैंने एक ओपन चैलेंज किया था कि आई कैन कम्पीट विद ऑल द एथलीट्स एज वेल इन मैन फिजिक। तो मैंने जिसमें नॉइज मतलब कि 18 प्लस एंड लेस देन लाइक 23, और इसके अलावा जितने भी मैन फिजिक के एथलीट थे मैंने उस कैटेगरी में भी मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी मैंने विन किया। दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये बताइए कि इस पूरी तैयारी में आपको कितना टाइम लगा? अपनी थोड़ी सी रूटीन भी बताइएगा, क्योंकि इस वक्त हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लड़के आपसे इंस्पायर होकर इस फील्ड में उतरेंगे। इनिशियली किस तरह से स्टार्ट लेना चाहिए, थोड़ा सी रूटीन भी डिस्कस कीजिएगा साथ ही। जी बिल्कुल, देखिए ये एक लंबा सफ़र है। इस लंबे सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने प्रोफेशनली सबसे पहले पाकिस्तान में नेशनल चैंपियनशिप विन की, मिस्टर लाहौर से विन किया। उसके बाद थाईलैंड पे वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो विन किया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ, USA में आया हूँ। और अल्लाह का शुक्र है पूरे पाकिस्तान, वालिदैन, बीवी बच्चे और बहन भाइयों, सब दोस्तों की दुआओं की वजह से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कम्पीट किया। द मेन थिंग हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए जस्ट एक काम करना है, दैट्स लाइफस्टाइल। और क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग को अपनी डाइट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, लाइफस्टाइल का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, उसके बाद इस मुकाम पे जाके पहुंचते हैं। अच्छा, इसमें शिराज भाई ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने अभी तस्करा किया कि IFBB जो है इट्स रोड टू ओलंपिया, तो प्रो कार्ड मिलने के बाद मजीद भी कुछ मुकाबले जीतने होते हैं या फिर आप स्ट्रेट ओलंपिया जा सकते हैं? जी नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहले प्रो कार्ड विन करते हैं, प्रो कार्ड विन करने के बाद हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं प्रो लीग में। प्रो लीग के बाद हम लोग एक ओलंपिया स्टेज में पहुंचते हैं। ओलंपिया स्टेज बहुत बड़ा स्टेज होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उसकी तरफ गामजान है। और पाकिस्तान से बहुत सारे एथलीट्स जिनमें बहुत सारा टैलेंट भी है अल्हम्दुलिल्लाह इन स्टेज पे पहुंच भी चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है, मैंने ये विन भी किया है। तो अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट वुड बी द लाइक प्रो लीग एंड उसके बाद अल्लाह ताला ने मौका दिया और सबकी दुआएं इसी तरह मेरे साथ रही, तो इंशाल्लाह आई विल गो फॉर द ओलंपिया एज़ वेल इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे ओलंपिया में अभी तक कोई पाकिस्तानी नजर नहीं आया ना, कोई जीता भी नहीं है? जी आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। ऐसे ही है, ओलंपिया में अभी तक कोई मैन फिजिक के अभी पार्टिसिपेट मतलब कोई ना विन कर पाया है।
शायद आप कह सकती हैं कि एक हमारी हम लोग का कुछ थोड़ा जीन्स भी डिफरेंस है। एंड द थिंग इज कि अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए दिस एंड दैट। एक तो ये हमारा एक अपना शौक भी होता है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट हमें अप्रिशिएट तो करना चाहिए जिससे मोटिवेट हो, हम लोग भी मोटिवेट हो, यू नो, हम लोग इस चीज को प्रमोट करें। ओलंपिया की स्टेज में पहुंचने के लिए ऐसे ही नहीं है सिर्फ आपने डाइट ली, एक्सरसाइज की, वहां पे पहुंच गए हैं। अभी यहाँ पे मैं गया हूँ तो मुझसे बहुत सारे कोचेस ने पूछा है कि आपके कोच कौन है, आपने किस तरह हार्ड वर्किंग की। इंटरेस्ट मी पाकिस्तान में मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि मुझे कोई प्रोफेशनली इस तरह कोचेस अगर चाहिए भी हो तो हमारी पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट हम लोग को इस तरह कोई हेल्प नहीं करती कि हमें कोई कोचेस दें। यू नो, हमारे कोई न्यूट्रिशन डिफरेंट है, हम लोग की ईच एंड एवरीथिंग हम लोग की डिफरेंट होती है। अगर हमें ये सारे प्रोटोकॉल्स अगर प्रोवाइड किए जाएं, क्यों नहीं हम ओलंपिया विन कर सकते हैं? पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं हम लोग भी। यकीनन शिराज भाई, यू नो, बाकी जो खेल हो गए ना, क्रिकेट, फुटबॉल, वो देन एंड देयर उस मोमेंट के होते हैं कि जब आप अपने ओपोनेंट को हराते हैं। आप लोग रोज़ाना अपने ओपोनेंट को 40-40, 50-50 मिनट के वर्कआउट पे हरा रहे होते हैं और वो सालों की मेहनत होती है। इतने सालों की मेहनत के बाद जब आप जीतते हैं, इनामात मिलते हैं, बॉडी बिल्डिंग के इस सर्किट में वो इनामात कितने ल्यूक्रेटिव होते हैं? आप जितनी मेहनत करते हैं वो उसका मुतबादिल होते हैं या फिर आप समझते हैं कि ये और होने चाहिए? सर, आपने ऐसा एक सवाल किया है कि मैं चाहता था कि कोई ऐसा कोई एक सवाल करे, क्योंकि समटाइम हम लोग अपने दिल की बात कर नहीं पाते। आपने ऐसा मुझे फील हुआ जैसे मेरे दिल से एक बात निकालना चाहिए। सर देखिए, हम लोग एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं, यकीन माने मेरी एज 38 है। मैंने अपनी एज में एक ही दफा वर्ल्ड कप जीते देखा है, आपको भी पता है वो कौन सा वर्ल्ड कप है, वो जीते देखा है। उसके बाद हमने हमेशा ही टीवी के आगे बैठे और कोशिश की है कि शायद पाकिस्तान कोई जीत जाए इस चीज में। और यकीन माने हम लोग जाते हैं, जीतते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप भी मैंने विन की है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं पाकिस्तान में किसी भी रोड, किसी भी मोहल्ले में पहुंचूं तो शायद मुझे कोई जानता भी नहीं होगा। ठीक है, कहने का मकसद ये, हम लोग कितनी जंगें लड़ते हैं, जंग लेने के बाद कामयाब होकर अपने वतन भी वतन पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान का परचम हम लोग दुनिया में तराना चलाते हैं और लोग सुनते हैं। और वो जब पूछते हैं हम पाकिस्तान से आए हैं, और वो कहते हैं यू गाइज आर क्रेजी, मतलब कि इतनी दूर ट्रैवल करके आते हो, ट्रैवल करने के बाद अकेले हम लोग बैग कंधे में टांगते हैं, एयरपोर्ट में जाते हैं, वापस चले जाते हैं। और अक्सर मेरे अपने रिलेटिव्स भी पूछते हैं, मेरी इवन कि मेरी सिस्टर ने भी मुझसे पूछा कि ये जो आपको गोल्ड मेडल मिला है, इज इट रियल फॉर द गोल्ड, कि ये आपको वाकई वर्थ करता है? नहीं। मैंने उसको बताया कि अगर ये मेरे पास ये मेडल ना भी हो, जैसे इसकी पट्टी भी हो ना, जब टाइटल ये हो कि ये पाकिस्तान ने विन किया टाइटल, मैंने कहा मेरे लिए इतना बहुत है, इतना बहुत है। लेकिन एटलीस्ट खुदारा क्रिकेट की दुनिया से बाहर आके हम लोग को भी देखें, हम लोग को भी जाने, ताकि हम लोग को भी अप्रिशिएट फील हो। और जब यहाँ पे कौन तराना जब चलता है तो यकीन माने हम लोग को ऐसा लगता है हमने बहुत बड़ी जंग जीती है। तो शिराज ये बताइए कि इतना आपने अभी जो बताया है रूटीन अपनी, तो ऑब्वियसली वो अच्छे फाइनेंसेस जब तक ना हो वो रूटीन पॉसिबल नहीं है। फाइनेंसेस कैसे कवर करते हैं? कोई स्पॉन्सर है या आप खुद से सब कर रहे हैं? आज तो बड़े मजे के सवाल हो रहे हैं। हमें भी मजा आ रहा है ना सुन के। देखिए, मैं जब वर्ल्ड चैंपियनशिप करने गया था, आई सोल्ड माय कंटेस्ट, मैं मिडिल स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग रखता हूँ, और अभी भी जो है अपने एसेट, जो गाड़ी और मतलब जो छोटी मोटी चीजें होती हैं। और देखें, सबसे पहले आपको अपने घर को देखना चाहिए, फैमिली नीड्स को देखना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसे एथलीट होते हैं, मेरी बीवी बच्चे हैं, मेरे वालिद साहब हैं, मेरी बहनें, समटाइम हम लोग देखें को फैमिलीज में रह रहे होते हैं, समटाइम हमें उनका पेट काट के अपने आप को दिखना पड़ता है। इस मामले मतलब मुझे अपनी गाड़ी बेच के, अपनी टिकट्स, अपनी एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, यू नो, हम लोग के अपने फाइनेंस, मेरे पास जो भी छोटा मोटा एसेट होगा, हम लोग ने वो बेच के देन स्टेज में आते हैं। उसके बाद जाके दोबारा जीरो से कमाते हैं, जीरो से कमाने के बाद अपने आप को दोबारा बूस्टअप करते हैं। इस कंपटीशन के बाद जाके मैंने स्टेज अप करते करते दोबारा बाइक ली, उसके बाद मेरान ली, फिर यू नो जब मैंने लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, अब दोबारा वंस अगेन हम लोग जीरो पे आते हैं और फिर दोबारा से ये सफर होगा। लेकिन जिंदगी इसी का नाम है शिराज भाई, कि गिर के संभलना, संभल के गिरना। लेकिन जब हमारे पास इतने नामसाइद हालत के बावजूद आप इतना जबरदस्त करें तो सोचे फैसिलिटीज मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शिराज हमारे साथ मौजूद। विनर चले, हम एक ब्रेक ले लें, उसके बाद हाजिर होंगे। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहेगा, क्योंकि स्टोरीज अभी और भी हैं।
वेलकम बैक। वैसे रमज़ान आने वाले हैं और जब रमज़ान शुरू होते हैं ना तो स्पेशली ख़वातीन जो है ना वो अपने जल्द को लेके, अपने स्किन को लेके, अपने बालों के हेयर कलर को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं और बहुत सोचने पे मजबूर हो जाती हैं क्या फ़ैशन ट्रेंड्स चल रहे होंगे। अब आपकी भी तो माशाल्लाह नहीं तो क्या रमज़ान में ख़ातीन क्यों इतना, वो ईद आने वाली होती है ना रमज़ान के बाद, अच्छा। और वो इफ्तार हो रही होती है, फिर ईद मिलन पार्टीज होती हैं, तो फिर ज़रा अच्छा दिखना होता है, हेयर स्टाइल कैसा बनाए, मेकअप कैसा हो। सही है, ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं इससे एग्री कर रहा हूँ, हमारी क्या औकात के हम एग्री ना करें, आगे बढ़े। वैसे ख़वातीन जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किलात का शिकार तो रहती हैं, तो हमने सोचा कि भाई हम क्यों ना डर्मेटोलॉजिस्ट को और हेयर स्टाइलिस्ट को बुला लें यहीं पर अपने पास और हम पूछें कि भाई क्या करें हम। तो हमारे साथ मौजूद हैं अफशा कंवल जो कि एक एस्थेटिक सैलून एंड स्पा से मुंसलिक हैं, और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर रामीन जो कि एस्थेटिक सर्जन हैं। दोनों को हमने बुलाया है ताकि सारे सवालों के जवाब हम आज ही ले लें। तो भाई रामीन साहिबा अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द शो। आप दोनों को ही तो आपने सुन तो लिया है कि हम क्या जानना चाहते हैं। वैसे फैसल के अंदर भी यही होगा, मुझे भी पता चल ही जाएगा आखिर स्किन को कैसे अच्छा बनाना है। हो सकता है फैसल को पहले से बहुत सारी बातें पता हो, ये तो फैसल को तो वैसे सभी पता है, इसीलिए तीन खातीन में फैसल फंस गए हो और वो कुछ इसीलिए नहीं बोल पा रहे हो। तो अफशा और कंवल, अच्छा मैं स्किन और बालों को लेके हमेशा ये होता है कि इट्स वुमेन सेंट्रिक, मैं इस पे एहतजाज करता हूँ, इट्स नॉट वुमेन सेंट्रिक। हमारी भी स्किन, हमारे भी बाल है ना, तो थोड़ा आप लोगों से हम भी सीख लेंगे। प्लीज टेक इट अवे। तो अच्छा बताइए जनाब कि अभी रमज़ान आने वाला है, पानी कम पिया जाता है, स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड फील भी होती है और नज़र भी आने लगती है, तो हम अपनी रूटीन कैसे रखें कि स्किन जो है वो हाइड्रेटेड और ब्यूटीफुल हो जाए। और अच्छा, स्किन केयर का आपने ख्याल रखना है। फर्स्ट यू हैव टू बी हाइड्रेटेड। आपने 8 ग्लास ऑफ वाटर पीने हैं, आप उसको स्प्लिट कर लें अपने सहरी से पहले और इफ्तार के बाद। देन यू हैव टू कंज्यूम फूड विच इज़ फुल ऑफ हाइड्रेशन, जैसे कि फ्रूट्स हो गए हैं, वाटरमेलन और ये सब चीज़ें, एंड दैट आर रिच इन एंटी-ऑक्सीडेंट्स। ठीक है, फिर आपने ऑब्वियसली जो नॉर्मल आपकी रूटीन है वो आपने करनी है, सनब्लॉक लगाना है इफ़ यू आर गोइंग आउटसाइड अ लॉट, और फिर आपने हर वज़ू के बाद जो है वो दोबारा मॉइस्चराइज़ करना है। तो ये सब जो है वो हमारी स्किन केयर नॉर्मल जो होती है वही रखनी है। हाइड्रेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ऑब्वियसली हम रोज़ा रख रहे होते हैं तो उसमें हाइड्रेशन हमारी नहीं पूरी हो पाती, लेकिन फिर हमने स्प्लिट करना होता है अपने वाटर इनटेक को। एग्जैक्टली। फिर दूसरी हमने एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, वी हैव टू अवॉइड शुगरी एंड फ्राइड फूड बिकॉज दैट विल कॉज। ये कैसे करेंगे रमज़ान में, अल्लाह ये बहुत मुश्किल है लेकिन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स दे आर वेरी प्रोन टू एक्नी, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि फ्राइड फूड उन्होंने अवॉइड करना है जितना अवॉइड कर सकते हैं, और शुगर भी ऑब्वियसली, और कैफिनेटेड आपने ड्रिंक्स नहीं कंज्यूम करनी है, कोक, कॉफ़ी, चाय वगैरह। सो ये आपकी स्किन को डिहाइड्रेट करती है, बट बेसिक है। इफ़ यू आर रिलीजियस विद योर स्किन केयर तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता। लव योरसेल्फ तो फिर अच्छा, अब ये अफशा साहिबा अफ्तार पार्टीज का सीज़न दूसरा एक्चुअली में बहुत ज़्यादा तब उसमें शौहर जो हजरात होते हैं वो ऑलरेडी बेचारे थके मांदे हारे घर आए हुए होते हैं, फिर बेग माँ जो है टाइम ले रही होती हैं उसको बनाने में एंड ऑल दैट। सो व्हाट आर द क्विक हैक्स कि जब आपने इफ्तार पार्टियों में जाना है, आपके घर में है, आपने दोस्तों और मेहमानों को बुलाया हुआ है, वो जल्दी वाली क्या चीज़ है कि जिससे आप अपनी बालों की सेहत भी ख़राब ना करें एंड यू कैन लुक वर्दी इनफ। अच्छा, अगर जिसका टेक्सचर थोड़ा सा कर्ली होता है, मैं उन्हें अपने क्लाइंट को भी एडवाइस करती हूँ कि आपने थोड़े से बाल टॉवल ड्राई करने के बाद जो डैम्प हेयर होते हैं उनको आपने रोल कर्ल करके आपने क्लिप कर देना है। जब आपका कट अच्छा है, जो लेयर्स हैं, आप जब उसे थोड़ी देर के बाद यानी कि 20-30 मिनट्स के बाद अगर आप उसे ओपन करते हैं तो वो रोलर टाइप जो है वो बीच वेव टाइप आपको लुक देता है। तो इट इज़ अ वन ऑफ अ हैक कि आप ये कर सकते हैं जिनके, और जो जिनके बाल स्ट्रेट हैं आप अच्छा सा मतलब हेयर ट्रीटमेंट यूज़ करें, उसके बाद आप अच्छे से कोम करके उन्हें ड्राई करके स्ट्रेट कर सकते हैं। यानी बहुत ज़्यादा हीट भी ना दें, क्योंकि आजकल मार्केट में हीट प्रोटेक्टर इसीलिए हैं जिनका ब्लो ड्राई और आयनिंग और ये सारी चीज़ें करते हैं उसको प्रोटेक्ट करें, तो ये चीज़ ज़रूर यूज़ करें। अच्छा, वैसे मैं पूछना चाहूँगी एक ऐसा सवाल जो इस वक्त सारी ख़वातीन के दिमाग में घूम रहा होगा कि भाई रमज़ान में कौन सा हेयर कलर जो है वो ट्रेंडिंग पर होगा, कौन से हेयर स्टाइल्स हैं वो ट्रेंडिंग पर होंगे, कट कौन सा ट्रेंडिंग पर होगा, ये बताइए। कट जो देखें, सबसे पहले तो हम कलर की बात कर लेते हैं। जिन लोगों ने प्रीवियसली बालियाज और हाईलाइट कराया है,
अब वो बोर हो चुके हैं। उनकी डिमांड होती है कि हमें एक अच्छा सा 1 कलर दीजिए। और जिनके वर्जिन हेयर हैं वो लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि हमें बालियाज लुक चाहिए, जैसे सैंड बेज हो गया, ऐश कलर हो गया, ये बहुत ट्रेंडिंग है और ये हर एक पे बहुत इजीली सूट करते हैं। ऐश कलर, ऐश और सैंड बेज ये आजकल बहुत ब्रॉन्ज में आता है। ब्रॉन्ज में नहीं आता, ये ऐश और ब्राउन का मतलब मिक्सचर है। जैसे बहुत लाइट ब्राउन, गोल्डन हम नहीं कहेंगे इसे, बहुत अच्छा कलर है। अच्छा, तो ये सब पे सूट करता है। ब्राउन कलर की बात हो रही है ना जी, हमारे तो ब्राउन, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, आगे फिर आप उसको नाम दे दें। आई एम सॉरी फॉर दिस, मैं अपनी इस कम इल्मी की माजरत चाहता हूँ, लेकिन हमारे लिए तो ब्राउन है और ये सारी आप अभी ब्राउन और लाइट ब्राउन में मैं इतना काफी है। हाँ प्लीज आप कर लें। नहीं, अच्छा है, कुछ पूछना चाहते हैं स्किन की जो है, अब जनाब एक तो सोनिया ने पूछा कि आप हाइड्रेटेड रखें, आप ऑल दैट, अदर देन दैट हम देखते हैं कि क्या सिर्फ हाइड्रेशन से ड्यूरिंग रमज़ान हम अपनी स्किन को बेहतर करें, या फिर देयर आर अदर थिंग्स जो हम देखें डेली रूटीन में? हमारा एक रूटीन बना होता है रमज़ान में, हम उठना सोना ये यकसर मुख्तलिफ हो जाता है, और हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। यू वेक अप लाइक ओके, हम अपनी बात कर लेते हैं, विल स्लीप ऑल नाइट, हम ज़्यादा देर से उठेंगे, हम सुबह नहीं उठेंगे, हमारा शो 4 से 6 होगा, तो जब हम देर से उठेंगे विल हैव सॉगी आईज एंड ऑल दैट ना, तो इससे कैसे लड़ें भाई? पैटर्न्स के आई वाज अबाउट टू टॉक अबाउट इट कि आपने स्लीपिंग पैटर्न्स को अपना थोड़ा सा मेंटेन रखना है। 7 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत ज़रूरी है। आप उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, आप उसको कंसेक्यूटिवली तो बहुत मुश्किल हो जाता है रमज़ान में 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेना, लेकिन स्लीपिंग पैटर्न्स आपने बेहतर करने। ऑल्सो ये आस्मी कि हाइड्रेटेड सिर्फ पानी से नहीं आ सकती आपके पास डेयरी और वो भी तो चीज़ें हैं ना। एग्जैक्टली, नहीं वो भी हाइड्राफेशियल भी है, हाइड्राफेशियल भी है, ट्रीटमेंट्स भी आप करवा सकते हैं, बट इंजेक्टेबल्स आप जैसे कि रोज़े से पहले तो नहीं करवा सकते, इफ्तार से पहले तो नहीं करवा सकते, तो पोस्ट इफ्तार काफ़ी क्लिनिक्स ओपन होती हैं, आप जाके सारे ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। बट वही बात आ जाती है कि ट्रीटमेंट सिर्फ क्लिनिक पे होते हैं, आपने घर पे बहुत ज़रूरी है ख्याल रखना इन सब चीज़ों का। तो स्किन केयर का अपना ख्याल रखना है, ट्रीटमेंट्स वगैरह लेने हैं, ऑब्वियसली मिनिमल ट्रीटमेंट्स लेने, जैसे कि आईवी न्यूट्रिशन अगर आप ले रहे हैं, मैं अभी आपसे यही पूछ रही थी। आईवी न्यूट्रिशन एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है जो कि हम रमज़ान में करते हैं। उससे आपको एक ग्लो भी मिल जाता है, रिजुविनेशन भी हो जाती है, इट वर्क्स ऑन योर हेयर एज वेल, इट वर्क्स ऑन योर स्किन, इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाती है, एंड ऑल ऑफ द न्यूट्रिशन जो कि हम ऑब्वियसली अच्छा इतना न्यूट्रिशियस खाना नहीं खा पाते हैं रमज़ान में। वी आर ऑलवेज हैविंग लाइक जंक फूड या फिर फ्राइड फूड, रियलिस्टिकली स्पीकिंग। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आईवी न्यूट्रिशन कर रहे होते हैं, इसके जो आपकी सारी जो डेफिशिएंसीज होती हैं न्यूट्रिशनल वो कंप्लीट हो जाती हैं, और फिर बाय ईद यू आर लुकिंग फ्लॉलेस। बिल्कुल ऐसे। हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, मैं पूछना चाहूँगी अफशा आपसे, हेयर कट के बारे में मैं आपसे पूछ रही थी कि कट्स जो है ना वो इस वक्त कौन से इन हैं? अच्छा, कट जो है हम जैसे अगर मेरी बात करें तो मैंने एक कट किया है जिसे हम अपना सिग्नेचर कट कह रहे हैं, वो 3 कट्स का ब्लेंड है और लुक बिल्कुल डिफरेंट आता है, आपके फ्लिक आउट होता है, आपको पूरा वॉल्यूम मिलता है। तो ये कट जो है आप ये कह लें कि फेदर कट हो गया, लेयर हो गया, इसका ब्लेंड है। अच्छा जी, तो ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में, मेरे सैलून पे लोग फरमाइश करके ही आते हैं कि आपका सिग्नेचर कट करना है। तो ये चीज़ काफ़ी ट्रेंड है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब अगर आप दोनों कुछ कोई मैसेज देना चाहें रमज़ान के हवाले से, द हेल्थ एंड ऑल, टेक केयर ऑफ योर स्किन। ऑब्वियसली आपने रोज़ा नहीं छोड़ना है, स्किन की ख्याल रखिए, एक ही मंथ है, प्लीज़ ये मत कीजिएगा। हर वज़ू के बाद आपने हाइड्रेटेड मॉइस्चराइज करना है, फ्राइड फूड अवॉइड करें जितना हो सकता है। I mean keeping the weather in the context as well. It's in transition. Yes. तो ये अभी जो है आपका it's gonna be your skin is gonna get oily, अभी तो खैर ड्राई की तरफ थी because हम समर की तरफ अभी थोड़ा अप्रोच कर रहे हैं। By Eid I feel like we'll gonna be having summers, तो बस फ्रूट्स खाएं, वेजीज खाएं और अपनी सप्लीमेंट्स टाइम पे लें और एंजॉय करें रमज़ान का, खुश रहें, अपने काम से काम रखें, ज़रूरी है, खुश रहें, वो बहुत ज़रूरी है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहूँगी कि अच्छी डाइट रखें, सप्लीमेंट ज़रूर लें, क्योंकि डाइट से बिल्कुल हमारे न्यूट्रिशन जो है वो पूरे नहीं होते। तो सप्लीमेंट के साथ साथ अपने स्किन और बालों का ख्याल रखें, जितना बेहतर से बेहतर बना सकते हैं
बस। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया अफिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमीन। एंड एडवांस में हैप्पी रमज़ान। अभी से मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि रमज़ान में भी हम आपको तकलीफ देते रहेंगे। ठीक है जनाब। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एक बहुत खूबसूरत महीना है जहाँ पे आप अपने इंटरनल और एक्सटर्नल को बहुत ज़्यादा करेक्ट कर सकते हैं। तो इस माह रमज़ान से भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने अमाल से लेकर अपनी सेहत तक सब कुछ बेहतर करें। बिल्कुल, अब वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। अब बात करते हैं कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की। एक खातून है, एक छोटी सी खातून है, खातून क्या कहना चाहिए, लड़की ही है वो। उन्होंने एक ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाया है, उसका नाम है हायरा। हायरा तो एक स्किन केयर ब्रांड है जो पाकिस्तान में अपनी लॉन्च के साथ ही काफ़ी ज़्यादा मकबूल जो है वो होता चला जा रहा है। और हायरा की काफ़ी वास्ट ब्यूटी रेंज है। उनके कुछ मिस्ट हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त इस वक्त ख़वातीन के अंदर चल रहे हैं, बहुत हाई डिमांड है उनकी। और साथ में मैं आपको बताऊं कि हायरा खाली एक ब्यूटी ब्रांड ही नहीं, हायरा के पीछे अपनी एक कहानी है। और वो कहानी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ जनाब। कहानी ये है कि मरियम नासिर जो कि इसकी सीईओ हैं, उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था कतर एयरवेज़ में एज अ फ्लाइट अटेंडेंट, लेकिन अब वो प्रॉपर एंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं। उन्होंने मशरक़ वस्ता में वक्त गुजारा, वहाँ की तर्ज के ब्यूटी प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में लाने का फैसला किया ताकि पाकिस्तानी ख़वातीन को जो है वो इंटरनेशनल लेवल के स्किन प्रोडक्ट्स दस्तियाब हो सकें। तो भाई वक्त ज़ाया किए बगैर हम सीधा जो है हायरा की बात करते हैं मरियम से। अस्सलाम वालेकुम मरियम। एंड अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा लग रहा है आपके शो पे आके। लाइकवाइज। हायरा, चलें हायरा कह रही हूँ, हायरा ही निकला। मरियम, ये बताइए कि हायरा की क्या कहानी है और मरियम की अपनी क्या कहानी है, कैसे हायरा शुरू हुआ? ओके, हायरा की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बचपन से ही ऑफ कोर्स मुझे एज अ वुमेन बहुत शौक था अपने आप को प्रूव करने का। आफ्टर विजिटिंग अबव 70 कंट्रीज़ मुझे रियलाइज़ हुआ डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके कि पाकिस्तान के अलावा बाहर के मुल्कों में बहुत कॉन्सेप्ट है स्किन केयर का। अपनी स्किन केयर को सेल्फ़ लव की फॉर्म समझा जाता है। तो मेरा ये ख्वाब था कि मैं उस चीज़ को पाकिस्तान में लेके आऊँ। हायरा इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी ब्रांड जो कि ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेड, वेरी टॉप नॉच इंग्रेडिएंट्स, लेकिन ये पाकिस्तान में ही बनाया गया है। बट इट इज़ पाकिस्तान फर्स्ट मिडिल ईस्ट इंस्पायर्ड ब्रांड। चूँकि मैं अपनी पूरी लाइफ मिडिल ईस्ट में गुजार के आई हूँ, मैंने पूरी दुनिया देखी है, इस वजह से मुझे हायरा को एक ऐसा ब्रांड बनाना था जो मेरी वो साइड, खलीजी साइड जो मैं इंस्पायर्ड हूँ जिससे, वो भी रिप्रेजेंट करे और पाकिस्तान की तमाम स्किन टोन्स को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे गोरी और काली और इन स्किन टोन्स का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑल स्किन टोन्स आर ब्यूटीफुल। हमारी टैगलाइन है हाइड्रेट, इल्यूमिनेट, परफेक्ट। आप खूबसूरत ऑलरेडी हैं, हम सिर्फ आपकी इनर ब्यूटी को बाहर लाना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, यू बीइंग अ केबिन क्रू, जो कि एक ड्रीम जॉब होती है बहुत से लोगों की, यू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, मीट डिफरेंट पीपल, एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपोजर हो जाता है। तो वो करते हुए आपको मतलब एक बड़े कैनवस पे यू डिड इट, और माशाल्लाह से पाकिस्तान की बहुत कम ख़वातीन हैं जो इंटरनेशनल केबिन क्रू की तरफ जाती हैं। आपने एक बहुत ज़बरदस्त सा करियर, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, राइट? तो फिर ये थॉट प्रोसेस क्यों आया आपको, वाई आपने इस तरफ क्यों रुझान किया? आई एम अ ड्रीमर। मैं शुरू से एक ड्रीमर रही हूँ, तो आई हैव गोल्स। तो हमेशा यही होता है कि अपने लिए तो कुछ कर लिया, अब अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। आई फील कि पाकिस्तान में फ़ीमेल एंटरप्रेन्योर्स बहुत कम हैं। आई एम ब्लेस्ड कि मेरी बहन बहुत सपोर्टिव है। आई हैव एन अमेजिंग पार्टनर एज वेल जो कि बिज़नेस फॉर्म में मेरी बहुत हेल्प करते हैं। सो वी ऑल स्टार्टेड कलेक्टिवली दिस होल प्रोसेस टुगेदर। लेकिन ऑफ कोर्स हायरा का विज़न मेरा था, एंड मेरा विज़न ये इसीलिए था बिकॉज़ इंटरनेशनली मैं चाहती हूँ कि मैं इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ। मैं दुनिया की हर ड्यूटी फ्री पे गई हूँ, हर ड्यूटी फ्री पे डिफरेंट ममालिक के ब्रांड्स पड़े होते हैं, मेड इन इटली, मेड इन अमेरिका, मेड इन यूरोप, सो व्हाई नॉट मेड इन पाकिस्तान। So I want to take Haira to an international level. I want to make it the biggest brand possible in Pakistan. और ये तभी possible होगा जब हम as Pakistanis इस चीज़ को समझेंगे कि स्किन केयर सेल्फ लव की फॉर्म है और हमें अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए। Absolutely. मरियम, ये बताइए कि हायरा के अब तक जो भी प्रोडक्ट्स आए हैं उसमें से उनकी रेंज क्या क्या है? लाइक ये सिर्फ स्किन की हद तक है या हेयर केयर भी है इसके अंदर, और आपके कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं लोगों में? ओके,
हायरा हमने बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाए हैं बेसिकली, सो इट्स अ वाइड रेंज बट इट विल स्लोली कम इनटू बीइंग। अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं। हमारा सबसे बेहतरीन प्रीमियम प्रोडक्ट है स्नेल एलिक्सर मिरेकल। इट्स बेसिकली अ स्नेल म्यूसिन सीरम। आप लोग जानते होंगे आजकल, ऑफ कोर्स सोनिया, यू हैव ब्यूटीफुल स्किन, सो यू मस्ट नो कि कोरियन ग्लास स्किन का कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा बढ़ गया है। आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट हमने कोरिया से काफ़ी इंग्रेडिएंट्स मंगवाए, पाकिस्तान में फॉर्मुलेट किया। स्नेल म्यूसिन बनाना थोड़ा ट्रिकी है, तो हमारी डर्मेटोलॉजिकल टीम और हमारी जो सारे ऑल कलेक्टिवली द इंटायर टीम केम टुगेदर और उन्होंने स्नेल म्यूसिन की कोशिश की कि बेहतर से बेहतरीन स्नेल म्यूसिन बनाया जा सके। ज़बरदस्त। अच्छा मरियम, और इसके अलावा मरियम मैं जानना चाहूँगी कि इसके अलावा आपके जहन में क्या है कि आपको कौन कौन से और प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए? जैसे कि सनस्क्रीन, सारी ख़वातीन जो हैं वो सनस्क्रीन बहुत यूज़ करती हैं, मर्द हजरात भी, सनस्क्रीन तो सभी के लिए है। सो आपके जहन में और क्या क्या है कि कौन कौन से मेन ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि हायरा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगा इसके बाद? पाइपलाइन में तो होगा ना? हायरा बहुत ऑफ कोर्स बहुत ह्यूज प्लान, मुझे वाइड रेंजेस बनानी है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद बोटॉक्स क्रीम्स, ऑफ कोर्स सनस्क्रीन्स, मॉइस्चराइजर्स, क्लिनजर्स, इनकी एक पूरी रेंज तैयार करनी है और डिफरेंट रेंजेस हैं। हम लोग एक एलोवेरा रेंज इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं विच इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। हमारी टारगेट ऑडियंस सिर्फ लड़कियां नहीं हैं बट इट्स ऑल्सो मैन, क्योंकि मैन डिज़र्व स्किन केयर एज वेल। दे ऑल्सो नीड टू हैव यू नो लाइक अपनी स्किन उनकी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हेयर केयर लाइन की तरफ भी बिल्कुल हमें जाना है। क्लेंजिंग बाम्स इंट्रोड्यूस कराने हैं मेकअप रिमूवल के लिए, ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स, देयर इज़ सो मच। स्किन केयर इंडस्ट्री बहुत वाइड इंडस्ट्री है, आप बहुत से प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, बट ये सब तभी पॉसिबल होगा जब उस तरह की सपोर्ट मिलेगी फ्रॉम आर पाकिस्तानी ऑडियंस। अभी तक बहुत अच्छी सपोर्ट मिली है हमें अल्हम्दुलिल्लाह, बट वी आर होपिंग दैट इट गोज़ टू इनक्रेडिबल हाइट्स। अच्छा, एक चीज़ और कि ना सिर्फ आपका माशाल्लाह से एक्सपोजर बड़ा है, आप एक से दूसरी फील्ड में आए एंड नाउ यू आर नॉट ओनली द एक्सप्लोरर ऑफ दिस फील्ड, यू आर चैम्पियनिंग इट। हमारे जो फैशन ब्रांड्स हैं, मेड बी द मेकअप, मेड बी द हेयर केयर, एनीथिंग एल्स, हम इस मार्केट में कितना पीछे हैं बाकी पूरी दुनिया से, और एज अ नेशन, एज अ मार्केट, एज एन इंडस्ट्री हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है कि हम दुनिया को अगर बीट ना करें तो एटलीस्ट कम्पीट तो कर सकें उनसे? अच्छा, मुझे लगता है कि हमारे प्रोडक्ट्स में कोई कमी नहीं है। आई विल बी ऑनेस्ट, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैं यूज़ करती आई हूँ। सम प्रोडक्ट्स आर रियली नाइस। द थिंग इज़ कि हमें दुनिया के साथ चलना नहीं आता। हम अभी तक वही बेसिक पुरानी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रहे हैं। हम अभी तक उन्हीं चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं कि आप गोरे हो जाएंगे, आप ये यूज़ करें, ये यूज़ करें। लाइक हम लोगों की इनसिक्योरिटीज़ को टारगेट करें, जो कि ठीक बात नहीं है। दुनिया में ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। लोग अब आपको एक्सेप्ट करते हैं द वे यू आर, और आई थिंक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तानी, आई डोंट वांट टू नेम एनी ब्रांड्स, लेकिन इंटरनेशनली अक्लेम्ड बहुत कम पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं। जे डॉट हो गया, हिमानी ग्रुप हो गया, इसके अलावा इतने ख़ास है नहीं। तो इस वजह से हमें ब्यूटी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान एटलीस्ट हमें अपने स्टैंडर्ड्स रेज करने होंगे। हमें देखना होगा कि दुनिया किस तरह चल रही है, तो एटलीस्ट वी कैन मैच अप टू देयर लेवल। पोटेंशियल बहुत है, टैलेंट बहुत है, जिस स्किल्स चाहिए। मरियम, अब जाते जाते एक चीज़ तो बताइए, हमने इतना हायरा के बारे में तस्करा किया है, लोग जानना चाहेंगे कि हायरा तक पहुंचा कैसे जाए। सो हम इसको कैसे ख़रीद सकते हैं, अप्रोच कैसे, थ्रू वेबसाइट, ऑनलाइन, इंस्टा? बिल्कुल, हमारा वेबसाइट है hairaskin.com। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम भी है @HairaSkinCare। Also, I have a very good news for all of your viewers. Since I am on Bowl and I am very excited to be here, तो आपको 25% ऑफ मिलेगा अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाके अभी ऑर्डर करें using the code BOL25। तो प्लीज़ मेक श्योर whoever is watching, Haira is amazing for your skin। प्लीज़ जाएं, ऑर्डर करें। हमारा क्लेम है कि आप एज रिवर्स करेंगे, स्पेशली विद आवर स्नेल म्यूसिन। 1 साल पीछे आपकी स्किन चली जाएगी एंड यू विल लुक ब्यूटीफुल लाइक नेवर बिफोर। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत शुक्रिया मरियम, हमारे साथ आप मौजूद थी, एंड थैंक यू सो मच फॉर द % डिस्काउंट। सो जनाब आली, मेरे ख्याल से सबसे पहली जो होंगी, क्या कर रही हैं आप मोबाइल पे? मैं वो सर्च कर रही थी वेबसाइट हायरा की, ताकि 25% ऑफ मिल सके मुझे। आई न्यू दैट। तो आपको मेरे ख्याल से कोड डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट देयर यू गो। आज के शो से फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। कल होगी आपसे मुलाकात, मजीद कहानियां, मजीद स्टोरीज और मजीद चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़। टूडल्स है जी, टूडल्स।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।